Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom, as we are committed to make your motherhood a joyful experience. We bring you collective knowledge and right information from specialized doctors and experts. Today, we are on the 36th episode of Cover Page Cover Story. We are going to have a discussion on care of low birth weight baby. It's my pleasure to have Dr. Pradeep Jain with us today. Dr. Pradeep Jain, welcome to I'm the Best Mom, pediatric neonatology critical care specialist and director pediatric Fortis Balaji Hospital and Vatsalya Child Care, Jodhpur, Rajasthan. In conversation with Dr. Anuj Rastogi, senior neonatal pediatrician, head of the department and a social influencer, co-founder of I'm the Best Mom. And as a parent of low birth weight, what we should be knowing. Is it preventable? What could be the complications of low birth weight? What we should be knowing more and in detail. Let us understand from both the experts today. Best, if you have any specific question, do post it on the Q&A section, which we should be taking by the end of the session. Over to you, Dr. Anuj. Good evening, Deepanji, and thank you for this wonderful opportunity. And I always wanted to educate my people so that we really can do better. And I always say it is not the medicine, it is our planning that affects the ultimate growth and ultimate well-being of the child. और इसी सीरीज में हम आज बात करेंगे लो बर्थ वेट बेबी की। लो बर्थ वेट से हमारा मतलब होता है मोटे तौर पे 2.5 किलो से कम उम्र का बच्चा। लो बर्थ वेट जब बेबी पैदा होते हैं तो उसमें दो तरह की जो हमारे पास बेबी होते हैं। एक बेबी जिसका समय के अनुसार वेट एडिक्वेट है बट कम है, जैसे कि वो 35 हफ्ते का बच्चा है और 2.5 kg का है, तो हम उसे लो बर्थ वेट कहेंगे। बट उसके अंदर प्रॉब्लम्स थोड़ा कंपैरेटिवली कम होंगी इन कंपैरिजन टू जो बच्चा 35 हफ्ते का होके भी 1.5 किलो का रह गया, या जो समय से पहले भी पैदा हो गया और अपना जितना उसे माँ का खाया पिया लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। कहने का अभिप्राय ये कि वो समय के हिसाब से भी छोटा रह गया। तो ये सब बच्चे पेरेंट्स को देखने में एक जैसे लगते हैं, जब पैदा होते हैं तो ठीक से रोते भी हैं, बट उनकी जो केयर है वो थोड़ी डिफरेंट है और उनकी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट है। अक्सर हमें नर्सरी के अंदर भी बहुत लोगों को समझाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा कोई ट्रीटमेंट, दवाइयों का ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे ही बच्चा पहला 1 हफ्ता पास कर जाता है तो उसकी मोस्टली मेडिसिन या तो बंद हो जाती है या फुल फीड पे आ जाता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई अब तो इसे घर ही ले जाते हैं, तो दूध ही तो पिला रहे हैं तो हम भी पिला लेंगे। तो ऐसी तमाम बातें हम आज डॉक्टर, एक जो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रदीप जैन, आज उनसे हम बात करेंगे। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग डॉक्टर रस्तोगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, लो बर्थ वेट। आपने बिल्कुल सही कहा, इनिशियल इंटेंसिव केयर के बाद का जो समय है, ऐसे 7 to 14 डेज आफ्टर बर्थ, उस समय जब पेशेंट को पेरेंट के पास में, अटेंडेंट्स के पास में या घर पे शिफ्ट करना शुरू करते हैं, उस समय बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सुनने में बड़ी छोटी छोटी लगती है पर बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एंड उसमें जरा सी भी कमी बेसी करने से बच्चे के पूरे फ्यूचर पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो वैसी ही कुछ बातें आज हम आप और हम डिस्कस करते हैं, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस को उससे फायदा हो। ये बड़ी सारी कॉमन सी बात है। मैं स्लाइड भी साथ साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि ऑडियंस देख पाए कुछ चीजें इनमें से। सर आप जोधपुर से हैं, और जोधपुर में टेम्परेचर कितना होगा इस समय? अभी जोधपुर में बड़ी अच्छी सर्दी पड़ती है, मतलब दिस इज अ प्लेस टू विजिट जोधपुर एंड मारवाड़ एज सच। इस समय टेम्परेचर जो रेंज कर रहा है यहाँ पे 7 से लेके 18 के बीच में रेंज कर रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है सर, सेम यहाँ तो मेरठ में, तो मेरठ दिल्ली एनसीआर में तो टेम्परेचर वहां से भी कम है, जोधपुर से कम है। Exactly. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट हो जाता है ठंड के समय खासकर, कि हमें पता हो हम अपने बच्चों को कैसे हम सुरक्षित रखें। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, हाउ कैन वी कीप देम वार्म, और हाउ कैन वी प्रिवेंट देम टू गेट हाइपोथर्मिक, मतलब उनका टेम्परेचर लो ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल ठीक बात है सर। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, बिकॉज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। इनफैक्ट हम लोग
सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल इसे कहते हैं। फर्स्ट वाइटल इज टेम्परेचर। अगर नवजात शिशु का टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाए तो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। एवरी केमिकल रिएक्शन, एवरी फिजिकल रिएक्शन रिक्वायर्स a range of temperature in which human should be. एक बड़ा व्यक्ति अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेता है विद इन द नैरो रेंज ऑफ नॉर्मलसी, पर न्यूबॉर्न उसमें इक्विप नहीं होता बिकॉज ऑफ सम हैंडीकैप्स। और अगर वो लो बर्थ वेट है और उसमें से भी अगर जो आपने सेकंड कैटेगरी बताई थी IUGR वाली, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, यानी जो अपनी उम्र के हिसाब से भी बड़ा नहीं हुआ, उसमें और भी अधिक समस्या होती है। सो वी नीड टू कीप चाइल्ड वार्म। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी देखभाल यही है, इसको निवाया बनाए रखिए। अब बच्चा जिस कमरे में रहे, जब तक बच्चा ICU में रहता है एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट पर रहता है, चाहे इंक्यूबेटर में चाहे वार्मर्स में, तो वो मेंटेन करती है। परंतु बच्चे को जल्दी ही माँ के पास शिफ्ट होना होता है ठीक होने के बाद, तो हमें निश्चित करना चाहिए कि जिस कमरे में बच्चा है वो अधिक गर्म या अधिक ठंडा नहीं हो। अब हर बार ये टेम्परेचर नापना बड़ा कठिन होता है। हम लोग रूम थर्मोमीटर्स लगा सकते हैं, एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर समवेयर अराउंड 27 डिग्री, 25 से 30 के बीच में अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन करें तो हम बच्चे को आइडियल एटमॉस्फेयर रख सकते हैं। परंतु अगर थर्मोमीटर नहीं भी है तो हम जिस पर्टिकुलर कमरे में हल्का सा डिस्कम्फर्ट महसूस करें, थोड़ा सा गर्मी सा, थोड़ा सा गरम गरम सा निवाय सा महसूस करें, वो टेम्परेचर प्रोबेबली राइट टेम्परेचर है बच्चे के लिए। अब टेम्परेचर कम करने में बहुत चीजें योगदान देती है, तो ठंडापन एज सच, फिर कहीं से कोई हवा का झोंका आ रहा है तो ये निश्चित करें हवा का झोंका, और खास तौर पे ठंडी हवा का झोंका बच्चे तक नहीं पहुंचे। तो हमें खिड़कियां, दरवाजे या ऐसा कोई रोशनदान उसको बंद करना चाहिए। इस मौसम में जब हम देख रहे हैं टेम्परेचर 60 डिग्री जा रहा है जोधपुर में लोएस्ट, और आप बता रहे हैं मेरठ में उससे भी कम है, तो एडिशनल हीटर की भी कई बार आवश्यकता पड़ सकती है रूम को गर्म करने के लिए। पर ये निश्चित करें, हमने बीच में कई बार ऐसे एक्सीडेंट सुनने में आते हैं कि बच्चा ज्यादा गर्म हो बैठता है, तो अगर हीटर या कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं ब्लोअर, तो उसको हम गर्म रखें, पर इतना गर्म नहीं रखें कि बच्चा जल जाए। तो थोड़ा दूरी बनाए रखें। और एक बहुत ही अच्छा मेथड जो आजकल पिछले 15-20 साल से बहुत पॉपुलर है, वो है कैंगरू केयर। कैंगरू केयर में बच्चे, हम कैंगरू केयर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर कैंगरू केयर एक बहुत ही सिंपल, इफेक्टिव, इवन इन लो रिसोर्स सेटिंग में आसानी से किया जा सकता है, जिससे हम बच्चे को निवाया रखें। तो ये 5-6 चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए जब बच्चे को निवाया रखना हो। अब ये सब, जी अनुज सर आप सर अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि यहाँ पे नॉर्थ में 4-4 5-5 लेयर क्लोथ पहना देते हैं बच्चे को, टोपी लगा देंगे, हाथ में मिटन्स होगी, पैरों में सॉक्स हैं, और मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि इतनी लेयर्स ना पहनाओ, क्योंकि इसकी जो प्रोग्रेस है, अगर ये बच्चा सांस रोक गया या नीला पड़ गया तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। exactly. तो इसमें सर क्या गाइडलाइन है ऐसे बच्चों को गर्म रखने के लिए, कितनी लेयर क्लोथ पहनाना चाहिए और कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए ठंड से? हमारे घर इंसुलेटेड तो है नहीं, तो ठंडे हो जाते हैं घर, Exactly. रहता है ये पेरेंट्स को। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका पेरेंट्स के लिए जो मैं बताता हूँ उन्हें, कि हमें बच्चे का टेम्परेचर महसूस करते रहना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि बच्चे का पूरा शरीर टॉप से लेकर टो तक हल्का सा निवाया रहे और कलर पिंक रहे। अगर बच्चा अपना तापमान छोड़ता है, सबसे पहले इसके सबसे डिस्टेंट पार्ट है जो बॉडी के पाम्स एंड सोल्स, वो ठंडे हो जाते हैं। तो ठंडे होके थोड़े नीले पड़ने लग जाते हैं। तो हमें वैसा टेम्परेचर मेंटेन करना है बच्चे के लिए कि वो निवाया रहे और गुलाबी रहे। अब ये बहुत डायनामिक सिचुएशन, क्योंकि टेम्परेचर एक स्टैटिक फिनोमेना नहीं है। जो आसपास का तापमान है वो सुबह अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, और सीजन टू सीजन वेरी करता है। और जैसे अभी इन दिनों में हमारे शहर में बारिश हो रही है, जोधपुर जयपुर में, तो एक ठंड का एक्स्ट्रा लहर है। तो एंड पॉइंट शुड बी चाइल्ड्स टेम्परेचर, हम बच्चे को महसूस करते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज किया सर, अनुज सर, कि बच्चा ओवर कवर्ड हो गया और अंदर कोई दुर्घटना हो गई, भगवान ना करे, तो पता बहुत लेट चलेगा। तो हमें इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि बच्चे को हम नजर बनाए रखें, उसके ऑब्जर्वेशन में कोई रुकावट नहीं आए। हम ICU से भी एश्योर करते हैं कि ऑब्जर्वेशन में कोई रुकावट नहीं आए, परंतु निवाया बनाए रखें बच्चे को। उसके लिए सबसे अच्छा ये रहे कि एटलीस्ट बच्चे का फेस वो बाहर पेरेंट्स को दिखता रहे, जो भी केयर टेकर्स उनको दिखता रहे, और बाकी बॉडी को हम 1 से 2 लेयर तक, डिपेंडिंग ऑन कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा है, उस पर मेंटेन करें।
ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है न्यूबॉर्न की केयर में जब उनको अपने क्लोज एनवायरनमेंट से मूव करना पड़ता है। यानी कि अगर डॉक्टर की क्लिनिक पे चेकअप्स के लिए जाना है तो पेरेंट्स को ये मान के चलना, सोच के चलना चाहिए कि हम बच्चे को एक क्लोज सिक्योर्ड वार्म रूम से बाहर लेके जा रहे हैं, हम उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी करके चलें। कई बार ऐसी सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़ी होगी, मुझे भी करनी पड़ती है कि हमें पेरेंट्स कहते हैं साहब वहां घर में तो गर्म था, बाहर आते ही ठंडा हो गया। इट इज लाइक कोल्ड एंड हॉट शॉक्स, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म। जब हम वार्म रखने की बात करते हैं हम कोशिश करते हैं पेरेंट्स को समझाने की कि वो लगातार निभाए रहे, और जब अपने क्लोज एटमॉस्फेयर से बाहर निकले तो तैयारी करके निकले। जैसे अगर मैं भी अपने अपने क्लिनिक से बाहर निकलूंगा तो मौसम देख के अपने कपड़े बदलूंगा या एक कोट एक्स्ट्रा पहनूंगा, या जो भी है सिचुएशन उसके हिसाब से। या मेरी कार में अगर एसी है, या हम मान के चलें डॉक्टर कुछ हॉस्पिटल्स एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स होंगे, तो हम ये तैयारी करके चलें कि हमें टेम्परेचर बच्चे का नॉर्मल मेंटेन करना है, हमें एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा मोजे, हाँ, और शरीर के हर हिस्से को कवर रखने की कोशिश करनी है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर पे टोपी पहना ली और छाती पे शर्ट पहना लिया। हथेलियां, पगथलियां और पैर भी शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हाथ पैर ठंडा पड़ना भी एक तरह का कोल्ड स्ट्रेस होता है, और इवन इतने ही ठंडेपन से भी शरीर के ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे असर पड़ती है। तो मैसेज ये होना चाहिए कि पूरा शरीर निवाए रखना है। हथेली और अगर आप देखें, अगर लिम्स देखें तो एक लिम्ब करीब 9% बॉडी का सरफेस एरिया होता है, तो वो 9 करके 4 लिम्ब 36% हो जाते हैं। तो अगर हम उनकी देखभाल नहीं करें तो हम 36% बॉडी का हिस्सा अनकवर्ड रख रहे हैं, बिना देखभाल रख रहे हैं, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो पूरे शरीर को निभाए रखें। आमतौर पे बड़ों से थोड़ा सा ज्यादा गर्म बच्चे को रखना पड़ता है क्योंकि बच्चा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। तो जितनी लेयर्स हमने पहनी उसे एक लेयर एक्स्ट्रा न्यूबॉर्न को, वो उसकी बहुत मदद करता है। मैं सर इसमें थोड़ा सा एक विचार ये रखता हूँ कि बच्चों को रबड़ की बोतल, जैसे मैं अपने क्लिनिक पे लोगों को समझाता हूँ कि 2 रबड़ की बोतल में गर्म पानी लेके, जो सिकाई वाली बॉटल होती है, उस पे टॉवल रैप करके बच्चे के बराबर में रखें, और फिर ज्यादा लेयर आपको पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो खासकर जो ये आपके 1.5 किलो वाले बच्चे हैं या 1.7 kg वाले हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और जिनके अंदर ब्रेथ होल्डिंग का प्रॉब्लम रहता है, एक्चुअली मेजर फर्क ये आता है। जैसे मैं भी कनाडा गया था तो वहां पे जो बच्चे का, जो प्री टर्म बच्चा या एलबीडब्ल्यू बच्चे का डिस्चार्ज क्राइटेरिया था वो 2.25 kg है, 2.25 किलो पे। और हमारे यहाँ क्योंकि सारे डिसीजन मोस्टली फैमिली के फाइनेंशियल रहते हैं, तो वो छुट्टी जनरली, जहां बच्चा पूरा दूध पीने लगता है तो वो छुट्टी का प्रेशर बनाने लगते हैं, और हम भी उस प्रेशर के आगे बहुत उन्हें होल्ड नहीं कर सकते। तो हमें कई बार 1.6 kg पे, 1.7 kg पे डिस्चार्ज करना होता है। बट एक भय दिमाग में रहता है कि हमने इतनी मेहनत करके बच्चे को निकाला है प्रॉब्लम से, अब ये ठीक रहना चाहिए। बट पेरेंट्स उस समय रियलाइज नहीं करते। उनके यहाँ जो लेडीज होती हैं वो कहती हैं कि कर लेंगे हम, ये तो इसमें क्या है, अभी दूध ही तो पिला रहे हैं, हम पिला लेंगे। तो मैंने इसलिए कि उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी रहे, बच्चा अच्छे से मूव करता हुआ दिखता रहे, कंफर्टेबल रहे, 2 रबड़ की बोतल, और एक रबड़ की बोतल में औसत 4 घंटे पानी गर्म रह पाता है। आप उसे 4-4 घंटे में बॉटल चेंज करते हैं और बच्चा आपका वार्म बना रहेगा। एक हम ये सजेस्ट करते हैं, थर्मामीटर रखें और उसमें अराउंड 98 उसका टेम्परेचर बीच बीच में 2-2, 3-3 घंटे में चेक करते रहें। क्योंकि हाइपोथर्मिया इस समय, क्योंकि बच्चे का जो स्किन है वो 3 से 5 गुना बड़ा है एडल्ट स्किन से, तो बहुत जल्दी हीट लॉस करता है। और जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनमें शिवरिंग ये इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं, तो वो ठंडे हो जाते हैं बहुत जल्दी, और ठंडे होने से वो सांस रोक सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए हमें दोनों चीजों का एक बैलेंस बनाना होगा, जिससे बच्चे पे ऑब्जर्वेशन भी अच्छी रहे, और खासकर घर में दूसरा छोटा बच्चा है तो उससे थोड़ा बचाव करके रखें, उसे खांसी जुकाम में बचाव रखें। और अक्सर जो घर का बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे को अपना एनिमी समझने लगता है, एकदम अपनी माँ के साथ देख के वो उसको हिट करने की भी कोशिश करता है। कई बार कुछ जगह बच्चे बैठ भी जाते हैं ऐसे बच्चों पे, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। ये बड़ा एक्सीलेंट आइडिया है, स्पेशली अगर रिसोर्स सेटिंग नहीं हो, कमरे में ब्लोअर्स या हीटर्स नहीं अरेंज कर पा रहे हो पेरेंट्स, या बिजली की समस्या हो, तो ये बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा एड ऑन करेगा। साथ ही साथ जैसे मैं बीच में जिक्र भी कर रहा था, अगर बच्चा ठंडा पड़ रहा हो तो जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है, बहुत लेट हो जाए उससे पहले पहले। तो ये सवाल आमतौर पर माता पिता पूछते हैं
तो जैसा हमने बताया, हाथ से महसूस करें, अपने ये पीछे से, अपने उंगलियों के पीछे वाले हिस्से से ऐसा महसूस करके, और फिर हम उसको एहसास करें। और खास तौर पे अगर हम बच्चे की पगथलियां और हथेलियां देखते रहें, तो अगर शरीर ठंडा होता है तो सबसे पहले हथेलियां पगथलियां ठंडी होती है, और उस समय हम उनको ये सावधान हो जाएं। अगर लगे हमें वो हथेलियां पगथलियां बहुत सफेद पड़ गई हो या ब्लूइश हो गई हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली वार्निंग है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है और ठंडा पड़ रहा है। तो ये बहुत अर्ली वार्निंग है, उस समय हम लोग कॉशियस हो जाए। इसके अलावा हमें सर साथ साथ ये भी देखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग इस मौसम में इतने ऑब्सेस्ड होते हैं ठंडे होने के लिए कि हम बच्चे को ओवरहीट कर पाते हैं, ओवरहीट कर बैठते हैं, गर्म कर बैठते हैं। तो हमने ऐसे पेशेंट भी हम देखते हैं इवन ऐसे मौसम में कि आउट ऑफ एंजाइटी, ओवरड्यू एंजाइटी, बहुत अधिक गर्म कर बैठते हैं। तो हम जो मैसेज देते हैं पेशेंट्स को कि हमें वो निवाया रखना है, गर्म या ठंडा नहीं करना, इट शुड बी वार्म। जब हल्का गुनगुना सा महसूस हो, वो टेम्परेचर जो अपन जिस पानी से नहाना चाहते हैं, ल्यूकवार्म वाटर, उतना करीब टेम्परेचर। ये एक इम्पोर्टेंट वो है मैसेज कि एक्सट्रीम्स ऑफ साइड में नहीं ले जाए। फिर ये यूज ऑफ थर्मोमीटर के मामले में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कई बार कि टेम्परेचर कैसे लें, क्या लें। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं अनुज सर, हमें ये सिखाना चाहिए? सर हाँ, ये हमें सिखाना चाहिए। देखिए, जो थर्मामीटर है इसमें सेंसर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो बेसिकली जो सेंसर है वो दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज द पॉइंट जहां से टेम्परेचर बच्चे का मेजर होता है। और जिस तरह से इसमें थर्मामीटर लगाया गया है वो अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। इसमें सर ने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें सेंसर बच्चे की बगल में और हाथ से बाहर निकल जाएगा, तो टेम्परेचर नहीं ले पाएगा। तो इसको टेम्परेचर को आपको हेड एंड पे पॉइंट करना है जिससे कि वो बिल्कुल बगल के अंदर रहे और स्किन के टच में रहे। तो हम अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ले सकते हैं बच्चे का। और ये 1 डिग्री बढ़ाना कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, आधा डिग्री भी बढ़ जाएगा तो भी ठीक है। और आप इसको राउंड अबाउट 98 के करीब बच्चे को रखें। और ये आमतौर पे हम बहुत फ्रीक्वेंटली मेजर नहीं कर पाए, हाथ से मेजर करके एहसास हो, जब भी हमें शक हो टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा तो हम नाप लें, तो वो अच्छा रहे। इसमें ये आप अपने आईडी से जज ना करें, थर्मामीटर से जज करें बच्चे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक पिक्चर है, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, ताकि पेरेंट्स समझ जाएं। ये काम करेंगे तो हम बच्चे को निभाए रख पाएंगे। अच्छी कवरिंग हेड की, टो की, बच्चे को अच्छे से रैप करना। कई कम्युनिटीज में रैपिंग कल्चर का पार्ट है, वो बहुत इफेक्टिव मेथड है। बच्चे को माँ के चिपका के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गर्मी प्रदान करने में और माँ और बच्चे दोनों में बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट होने में। हमें पैदा होते ही बच्चे को नहलाने की बहुत जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ इसका एक्स्ट्रा ब्लड और एक्स्ट्रा फ्लूइड साफ करके थोड़ी गंदगी साफ करते हैं और स्पॉन्जिंग करें जब तक बच्चा 2.5-3 किलो का ना हो जाए। कपड़ा गीला करके गुनगुने पानी से वॉश करें, प्रेफरेबली दोपहर वक्त अच्छे गर्म कमरे में जिसमें हीटर जल रहा हो, वो ज्यादा अच्छा है। खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। बहुत ज्यादा डायरेक्ट धूप को दिखाना बच्चे की सेहत में कई वजह से नहीं है, क्योंकि इस तरह से बच्चा एयर करंट्स को एक्सपोज होता है। कई लोगों को भ्रांतियां होती है धूप दिखाने से विटामिन डी मिल जाएगा या धूप दिखाने से पीलिया ठीक हो जाएगा, वो साइंटिफिकली इनवैलिड है। एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर इतना ज्यादा चाहिए होता है दोनों चीजों के लिए कि वो दूसरे नुकसान कर बैठता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बच्चे को निभाए रखें। आप देखेंगे कि सबसे सिंपल तरीका जो है निवारक गर्मी पता लगाने का है कि आप बच्चे की एब्डोमेन पे यानी पेट पे, सर पे, हथेली पगथली छू के देखें और आपको गुनगुना महसूस हो रहा हो तो वो सबसे रिलायबल तरीका है। हाँ, डेफिनेटली जैसा अनुज सर ने कहा, कंफर्म करने के लिए एक बार थर्मोमीटर से जरूर नाप लें। आगे बढ़े सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीटर्म बेबी के लिए आता है, इसको कब निलाना है, कब मसाज करनी है, धूप दिखाएं कि नहीं दिखाएं। धूप दिखाने के लिए हमारे कम्युनिटी के लोग बड़े ऑब्सेस, हमारे देश के लोग बड़े ऑब्सेस रहते हैं धूप दिखाने हैं बच्चे को कैसे करके। तो इसकी बेसिक गाइडलाइंस ये रहती है, हम आमतौर पे एडवाइस करते हैं कि जब तक बच्चा 2.5-3 किलो का नहीं हो जाए तब तक पानी में डुबो के ना नहलाएं बच्चे को, स्पॉन्जिंग करें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो कॉर्ड है बच्चे की, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको हम सूखा रखने का निर्देश देते हैं। तो अगर स्पॉन्जिंग से गीली हो रही तो इसको वापस ड्राई कर दें सूखे कपड़े से, या उसको अवॉइड करें। हमेशा गुनगुना पानी यूज करें
और खुद आप उंगली डाल के देख सकते हैं पानी गर्म है कि ठंडा नहीं है, और हमेशा स्पॉन्जिंग जो है करके जो गीला तौलिया वो जल्दी से उसके पास से हटा। ये जहां तक बेदिंग का सवाल है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि गीला तौलिया फौरन उसके पास से हटा दे, नहीं तो गीला तौलिया थोड़ी सी देर में ही ठंडा हो जाएगा और बच्चे को फिर वो ठंडा कर सकता है। एग्जैक्टली। मैंने इसमें सर ऐसा करता हूँ, एक कीको कंपनी का बाथ जेल आता है जो ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज हो सकता है, उन्हीं की कॉटन आती है। और अच्छा। वो मैं पेरेंट्स को दिलवाता हूँ कि बाथ जेल से कॉटन से बच्चे को क्लीन कर दें, कम से कम एक बार दो बार, क्योंकि कई बार वो सुसु में भीग जाता है बच्चा, और बहुत सी एग्जैक्टली। बार दूध निकालता है तो गर्दन पे लगा रह जाता है, फिर उनकी स्किन खराब हो जाती है या दाने निकल आते हैं, उन्हें बहुत परेशानियां होती हैं। तो बाथ जेल से साफ करके बच्चा साफ रहता है। बिल्कुल। अगर बच्चा गंदा नहीं हो तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और नई नई रिसर्च जो आ रही है, बहुत ज्यादा पानी का यूज करना भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर गंदा लग रहा है सुपरफिशियली तो इसको सफाई करें। ड्राई जेल्स भी सर ने जैसे बताया है, कई ड्राइंग कई क्लिंजर्स आते हैं, नॉन सोप क्लिंजर्स आते हैं, उसको भी यूज करके स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। तो पर ये जरूर ध्यान रखें कि टेम्परेचर मेंटेन करना उस कपड़े का, उस कमरे का और उस पानी का बड़ा आवश्यक है। मसाज एक बहुत ही एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है अपने उसमें कल्चर में, और ये कई तरह से बेनिफिशियल भी पाई गई है। परंतु इसको हमेशा जेंटली करना चाहिए, क्योंकि बहुत विगरस मसाज जो है, जैसा कई बार दाई माँ आके कर जाती है, वो बच्चे के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। कई बार बच्चा रो के सो जाता है, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी कई बार वो बढ़ा देती है कि बच्चा थोड़ा रोया है, अब सो जाएगा, थक गया तो अच्छा है। पर थकाना आवश्यक नहीं है। जेंटल मसाज सभी तरफ से पूरे शरीर पे, और अच्छा एक नॉन इरिटेंट तेल यूज करके, जैसे आमतौर पे सबसे इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम ऑयल सोचें तो कोकोनट ऑयल हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, वो यूज करें। थोड़ा कॉस्टली कोई यूज करना चाहता है तो ऑलिव ऑयल, पर एफिकेसी में बहुत ज्यादा फर्क हो कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल के, जहां तक मसाज के आउटकम से बहुत ज्यादा नहीं है। परंतु मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसे इरिटेंट तेल, या बहुत ज्यादा कलर वाले फैंसी तेल, या बहुत ज्यादा परफ्यूम वाले फैंसी तेल का कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जहां तक मसाज का सवाल है। मसाज एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो हमसे पूछी जाती है। मेरे ख्याल सर ये क्वेश्चन आपने भी काफी बार सुना होगा, एसी कितना चलाऊं, फैन कितना चलाऊं, चलाऊं कि नहीं चलाऊं। राइट सर, राइट। अगेन मेरा तो ये रहता है कि जी, हम्म, आप क्या कह रहे हैं सर? जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टेम्परेचर जो है 26 से नीचे नहीं होना चाहिए। और मैं पेरेंट्स को कहता हूँ जब हीटर लगाना हो ना तो ऑयल हीटर लगाइए, ड्राई हीटर से नोज ड्राई हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो हीटर आप जब भी लगाएं तो ऑयल हीटर लगाएं, उससे तो एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। और वो चला के भी रखेंगे तो कोजी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, थोड़ा सा गर्माई आ जाएगी एटमॉस्फेयर में, और आपका बच्चा एकदम से गर्म भी नहीं होगा। और क्योंकि जो प्लेन रूम हीटर है या ब्लोअर है, उससे एकदम बहुत सफोकेशन होने लगती है, और बच्चों की छोटी सी नाक के छेद होने से वो थोड़े से भी बंद हो जाए तो उन्हें सांस लेने में बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये सवाल भी हम काफी बार देखते हैं। और हाँ, जैसा आप मेंटेन कैसे करते हैं टेम्परेचर का, हमारा मेरा सुझाव ये रहता है कि हमारा एंड पॉइंट जो होना चाहिए, बच्चे का टेम्परेचर होना चाहिए। बच्चा बहुत अधिक गर्म कर रहा है तो हमें कूलिंग का सोचना चाहिए, बहुत ठंडा हो रहा है तो वार्मिंग का सोचना चाहिए। हमारा कोशिश रहना चाहिए बच्चे का तापमान 97 से 100 के बीच में कहीं मेंटेन रहे, बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा बच्चा नहीं हो। तो डिसीजन टू स्टार्ट और स्टॉप एनी कूलिंग मेथड, फैन, एसी, कूलर, व्हाटएवर, should depend on body's temperature of the child. Child's body temperature is the end point of decision making. देखिए जैसा कि सर ने बताया कि जो टेम्परेचर आपको नहीं सुहारा है वो बच्चे को कैसे सुहाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप तो सड़क पे घूमते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बच्चे ने तो कुछ नहीं करना, बच्चा तो किसी ना किसी के कांटेक्ट में ही रहेगा, किसी ना किसी के सानिध्य में रहेगा, चाहे वो फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे ग्रैंडफादर हो, तो उसको ऐसे ठंड नहीं लगेगी। तो बहुत ओवर क्लोथिंग करने से भी फायदा नहीं है। जहां तक सनलाइट एक्सपोजर की बात हमने शॉर्ट में टच किया था, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा तेज सनलाइट सारे कपड़े खोल के या दिखाने के सेक, सूरज की धूप का सेक करना एडवाइजेबल नहीं है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 1 साल से कम के बच्चे को बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर के अगेंस्ट एडवाइस करती है। उससे लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज होने की संभावना रहते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसा कम है, उन देशों में ऐसा ज्यादा पाया जाता है। परंतु बहुत ज्यादा सनलाइट, तेज सनलाइट,
फिर आवश्यकता नहीं, जितनी सनलाइट नेचुरली आ रही है कमरे के अंदर, नेचुरली आ रही है, उतना उनके लिए काफी होता है। हमें बस ये देखना है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं हो, बहुत अधिक गर्म भी ना कर बैठे बच्चे को, और धूप दिखाने के फिराक में हम कई बच्चों को ठंडी हवाओं से एक्सपोज नहीं करते, एयर करंट से एक्सपोज नहीं करते। टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी सबसे घातक चीज है एक छोटे बच्चे के उसमें, और खास करके जो बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हुआ, प्रीटर्म हुआ हो, चाहे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो। और निश्चित तौर पे जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करता, हालांकि जॉन्डिस को मास्क कर सकता है, एट द मोस्ट स्किन पे थोड़ा पीलापन कम कर देगा, उससे गलतफहमी हो जाती है कि जॉन्डिस कम हो गया है। और बहुत लंबी सनलाइट जो जॉन्डिस एक्चुअली ठीक कर सकती है, वो इंस्टेबिलिटी और डिहाइड्रेट, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी और डिहाइड्रेशन करती है। तो बहुत लंबा सनलाइट दिखाना एडवाइजेबल नहीं है छोटे बच्चे के लिए। तो जस्ट टू समराइज एक बार, ये छोटी छोटी बातें, बच्चे को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाना है। अगर प्रीटर्म बेबी है, IUGR है, खास करके 1 किलो से आसपास हो, 1.5 किलो से कम हो, 2.5 किलो तक हमें डिप ब्रीदिंग नहीं करानी चाहिए। KMC माँ के चिपका के रखें, एक्स्ट्रा कपड़े पहना के रखें, अगर मौसम ठंडा हो तो सर को, हथेलियों को, पगथलियों को जरूर कवर रखें, और नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे का 36.5 से 37.5 के आसपास बीच में मेंटेन करें। सर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, जो मेरे पास लोग सवाल पूछते हैं, और एक कैंगरू मदर केयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो शायद पेरेंट्स को बहुत फायदा हो, खासकर जो अपन अपने IUGR बेबीज हैं जो घर भेजते हैं, या जो प्रीटर्म बेबीज को घर भेजते हैं, तो कैंगरू मदर केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसमें। और ये एक तरह का नेचुरल वार्मर की तरह है। जैसे वार्मर थर्मो रेगुलेशन करता है बच्चे का, हमारी जो मशीन्स होती है वार्मर्स या ये इंक्यूबेटर्स, वो थर्मो रेगुलेट करती है, थर्मो कंट्रोल होती है, वैसा का वैसा थर्मो कंट्रोल बच्चे का कंगारू मदर केयर नाम की टेक्निक से होता है। इस टेक्निक में बच्चा माँ के चमड़ी पे चिपका हुआ रहता है, 3 तरफ माँ की चमड़ी रहती है, दोनों तरफ ब्रेस्ट के बीच में, एक तरफ छाती, और एक तरफ कपड़े से कवर्ड रहता है। अभी आपको एक चित्र दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे। पर ये बहुत ही इफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन है। अगर बच्चा ठंडा हो रहा होता है तो माँ की गर्मी ले लेता है और गर्म हो जाता है, और बच्चा अगर अधिक गर्म होता है तो अपनी हीट मदर को ट्रांसफर कर देता है। तो माँ एक इंक्यूबेटर की तरह काम करती है। इस नेचुरल बायोलॉजिकल इंक्यूबेटर के चलते हम बच्चों को सुरक्षित तौर पे थोड़ा पहले ICU से डिस्चार्ज कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से घर भेज सकते हैं। कंगारू मदर केयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेस्ट फीडिंग भी। हम जब ये टेक्निक अपनाते हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, उसमें बच्चा इस तरह रखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि बच्चे का हमने सर को ढका हुआ है, माँ के छाती की चिपका हुआ है, 2 तरफ से ब्रेस्ट कवर कर रहे हैं, तीसरी तरफ जो हम देख रहे हैं वहां एक कपड़ा आ जाता है, और मदर इसको नीचे से सपोर्ट करती है। मदर सॉइल ना हो, गंदा महसूस नहीं करे, इसे बच्चे को हम डायपर जरूर बांध देते हैं, और इस तरह से फ्लैक्स पोस्चर रहता है और हेड एक तरफ है। अब इस पोस्चर में, हालांकि हम इसे कैंगरू मदर केयर कहते हैं, माँ सर्वोत्तम व्यक्ति है ये केयर देने के लिए, और इस पोस्चर में, इस सिचुएशन में बच्चा कई घंटों तक रखा जा सकता है, इवन 24 घंटे रखा जा सकता है। और हमें तब तक रख सकते हैं जब तक माँ कंफर्टेबल हो, माँ थके नहीं। ये एश्योर करना है कि कैंगरू मदर केयर ओवर जीनियसली करने के चक्कर में माँ को ना थका बैठे। ये माँ चाहे तो बैठ के कर सकती है, चाहे तो बिस्तर पे लेट के कर सकती है, या सेमी रिक्लाइनिंग चेयर पे कर सकती है। पर ये ध्यान रखें करते वक्त माँ अपनी सफाई का जरूर अवश्य तौर पे ध्यान रखे। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस टेक्निक बिल्कुल के? ठीक कह रहे हैं आप। इसमें ना पेरेंट्स कैंगरू मदर केयर में, जैसा कि हमारे वार्ड में हम छुट्टी से 1-2 दिन पहले बच्चों को माँ के पास ट्रांसफर कर देते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि वो लोग ना कैंगरू केयर कपड़े पहना के करते हैं, बट इसमें ना स्किन टू स्किन टच चाहिए। कपड़े पहना के कैंगरू केयर नहीं होगी। मतलब बच्चे की छाती माँ के सानिध्य में रहे, माँ की छाती से, या माँ की जगह फादर भी कर सकते हैं, तब उसे हम कैंगरू मदर केयर नहीं कहेंगे, कैंगरू केयर कहेंगे। और दादी भी कर सकती है। जिस व्यक्ति को खांसी जुकाम या बुखार ना हो, वो बच्चे की कैंगरू केयर कर सकता है। घर में काफी लोग होते हैं जो बड़े बच्चे हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ दिखाया सर ने कि बच्चे की मदर ने बच्चे को स्लिंग में रखा हुआ है कैंगरू कदर के लिए। और ये एक बहुत आइडियल तरीका है ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी ठीक करने का और इन्हें बढ़िया करने का। जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये बहुत फायदेमंद तकनीक है। बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने की हम बात कर रहे थे, मैं सर अभी थोड़ी देर पहले, पर इसके अलावा ये माँ और बच्चे में बॉन्डिंग पैदा करती है, माँ का दूध बढ़ाती है, दूध पिलाने की क्षमता बढ़ाती है। और जब बच्चा माँ के
चिपका रहता है, तो माँ का जो घबराहट होती है अपने बच्चे की वेलबींग के बारे में, वो एंग्जाइटी कम कर देती है। इसके अलावा इन्फेक्शन कम कर देती है, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। हमने देखा है इन बच्चों में एपनिया कम होता है, सांस रुकने की संभावनाएं कम हो जाती है। इवन आईसीयू के अंदर भी हम कोशिश करते हैं केएमसी जल्दी शुरू करें, ताकि बच्चा को रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, सांस की दवाइयां कम से कम देनी पड़े। इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट और अर्ली डिस्चार्ज में ये बहुत मदद करता है। अर्ली डिस्चार्ज के लिए तो ये बहुत आइडियल है। हाँ, हमारे यहाँ सर हमने प्रैक्टिस कर रखी है, हमने कैंगरू मदर केयर के लिए चेयर भी ले रखी है, और हम जैसे ही बच्चे थोड़ा फिट हो जाते हैं तो हम कैंगरू मदर केयर कर देते हैं। अब हमारे लिए इतना ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे बच्चों के साथ ये बेड प्रोवाइड करें, बिकॉज ऑफ रिसोर्स लिमिटेशन एंड स्पेस लिमिटेशन। अभी मैं एक मदर एंड न्यूबॉर्न यूनिट नहीं बना रहा हूँ आंचल के नाम से, वहां हमने थोड़ा कैंगरू मदर चेयर्स बढ़ाई हैं। आइडियली हमारे पास हर बच्चे के लिए क्यूबिकल होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है व्यवहारिक रूप से हमारे देश में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है। सर अभी तक आप यहाँ तक का हम सम अप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा है, और इसे नेक्स्ट वीक भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करें एक बार और हम इसका, क्योंकि अब यहाँ तक के अगर पेरेंट्स के कोई सवाल है तो हम पूछ सकते हैं वो हमसे। बिल्कुल। There is a question from Kritika Sharma. She's asking, my baby was born at 29 weeks, 3 days, and was 1 kg and stayed for 2 months in an ICU. He's 21 months now, and his present weight is 9.5 kg. Is this weight appropriate? कितना बर्थ वेट कितना था इसका? 1 kg. 1 kg। अब कितना है? 9.5. एज कितनी है? 21 months. The current age is. It's fine. सर डॉक्टर जैन मेरे ख्याल ठीक है वेट, क्योंकि कैचअप ग्रोथ तो 2 इयर्स के बाद। आई मीन मदर, आप ये मत एंजाइटी करें कि बच्चे का वजन सिर्फ 9.5 किलो है। आप ये सोचिए बच्चे का वजन 9.5 गुना हो गया बर्थ वेट से, जो आपकी बहुत अच्छी देखभाल की वजह से हुआ है। मतलब प्राइम रोल इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट का डॉक्टर्स हम एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, और मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 9 गुना आपने वजन कर लिया है ना, और एक आम, तो दिस इज अ वेरी गुड कैचअप। मतलब जैसे अनुज सर भी कह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड कैचअप। अगर और कोई तकलीफ नहीं है तो खाली वेट की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ वेट की चिंता नहीं करनी है, बाकी सब चीजें सब ठीक है। आप अपने डॉक्टर के पास जाती रहिए कृतिका जी, और उसका हाइट वेट ग्रोथ चार्ट बनाती रहिए। डॉक्टर आपके जो उसका हाइट वेट प्लॉट करते हैं वो देख के समझ जाते हैं कब बच्चे की जो ग्रोथ है वो त्रुटिपूर्ण चल रही है। तो आप अपने बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग जरूर रखें, और वेल बेबी चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बच्चा बीमार होता है, तो उस समय बहुत सारे एस्पेक्ट बच्चों के डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं हो पाते हैं। तो आप 2-3 बार अपने बच्चे को बिना बीमारी के भी डॉक्टर के पास लेके जाएं और डिस्कस करें ग्रोथ के लिए। Sir, with the continuation, she is asking, thanks sir, but we always get a viral and become weak. इन्फेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी का सवाल है, एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे में भी साल में 5 से 7 वायरल इन्फेक्शन के एपिसोड होते हैं, और इस नंबर तक पर से इम्यूनोडेफिशिएंसी का कोई सिम्टम नहीं। निश्चित तौर पे हर बीमारी थोड़ा सा टॉल लेके जाती है बॉडी से, ये पक्की बात है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो भी जो डॉक्टर्स आपको तरीके बताते हैं, जो गाइड करते हैं, वो आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन, डिजीज प्रिवेंशन में प्रॉपर न्यूट्रिशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और चूंकि इस मौसम में फ्लू डिजीज काफी होती है, इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हम लोग लगाते हैं रेगुलरली, और 6 महीने के बाद के हर बच्चे को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगता है। उसके अलावा कुछ कॉमन और डिजीज जिनके वैक्सीन उपलब्ध है वो जरूर लगता है। वैक्सीनेशन एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्थ टूल है, डिजीज प्रिवेंशन टूल है। और कम्युनिटी प्रोग्राम के अलावा आप इंडिविजुअल, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं तो कुछ वैक्सीन शायद वहां ना लगे, तो इंडिविजुअल क्लिनिक में जाके आप एडिशनल वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो आप जरूर ध्यान रखें। और निश्चित तौर पे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का बहुत ध्यान रखें। जिस तरह से आपने बताया है इसका वेट गेन हुआ है, इसका कैलोरीज और प्रोटीन्स को इंटेक काफी मिले होंगे, पर कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स के अलावा भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं हो, ये एश्योर कीजिए। मोस्ट लाइकली जो भी डॉक्टर्स देख रहे होंगे उनको वो आयरन है, विटामिन है, दूसरे एसेंशियल विटामिन हैं, विटामिन डी है, इनके बारे में आपको गाइडेंस दिया होगा।
तो वो आप रेगुलरली फॉलो करें। Thank you, Dr. Pradeep, sir. And Dr. Anuj, you just said maintaining a diet plan for the child and all. So she's asking again, like when we are raising the kids, the diet chart to be followed and maintained at this age, any specific methodology to be followed? देखिए, जब 1 साल से ऊपर का बच्चा हो जाता है तो मोटे तौर पे हम कहते हैं 400 से 500 ml दूध ले, इससे ज्यादा दूध ना दिया जाए उसको, क्योंकि बाकी भोजन के लिए भी टाइम पेट को जगह देनी चाहिए। और दूध, कई बार पेरेंट्स कहते होते दूध तो ये 2 ही गिलास पीता, बट दही बहुत खाता है। तो दूध और दही एक ही चीज है, ये आपको मैं बार बार बताता हूँ कि 400 ml से ऊपर 1 साल के बाद दूध ना पिलाएं। अगर इन्हें पर्टिकुलर डाइट चार्ट चाहिए तो आप मेरा ईमेल एड्रेस फॉरवर्ड कर दें dr.anuj70@gmail.com और अपने बच्चे की डिटेल भेज दें, हम इनको डाइट चार्ट फॉरवर्ड कर देंगे। Absolutely. So, Dr. Pradeep, today let us conclude with the Kangaroo Mother Care, and we will have a second session with the rest of the topic, because this is very elaborative, very informative for all the parents to understand properly. So please, sir, carry on with KMC, and we will conclude today's session after your few slides. Good enough. So हम अब KMC की बात कर रहे थे, and I think कृतिका जी ने भी KMC अपने बच्चे के साथ किया होगा निश्चित तौर पे, the way the child has improved, we are very sure about it. Now क्वेश्चन ये होता है कि हम KMC कब शुरू कर सकते हैं बच्चे की और कब हमें बंद करनी चाहिए। तो KMC जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है, as soon as possible हम चाहते हैं कि मदर और बच्चे में कांटेक्ट हो। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, और जितना जल्दी हो सके हम शुरू करवाते हैं, एज सुन एज कि बच्चा स्टेबल हो, शॉक में नहीं हो, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हो, ऐसा। और जहां तक बंद करने का सवाल है, जिस स्टेज पे बच्चा, आमतौर पे 2.5 किलो की एज तक हम 2.5 किलो के वेट तक हम एडवाइस करते हैं इनको कि आप KMC कराएं, और एक स्टेज बच्चा स्वयं KMC से वॉकआउट करके बाहर आ जाता है, तो वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा खुद निकल के बाहर आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे इसको और कैंगरू केयर नहीं चाहिए। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो करीब 2.5 किलो की वजन तक हमें KMC करना चाहिए। KMC हम दिन रात लगातार कर सकते हैं, और इवन बच्चा थोड़ी बहुत बीमारी हो तब भी कर सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज KMC, कैंगरू मदर केयर इज वेरी सिंपल, बहुत साधारण तरीका है, बहुत इफेक्टिव है। माँ के साथ साथ जहां माँ जाती वहां हो सकता है, और ये बहुत सारी इसने जाने बचाई है, बहुत बीमारियां बचाई है, बहुत सारे एपिसोड्स कम किए हैं। ये कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, मतलब कपड़े में लेके गोदी में लेने से वो इफेक्ट नहीं आता, जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से आता है, जैसा रस्तोगी सर पॉइंटेड आउट। और कोई भी फैमिली मेंबर, अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो भी हम कई फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, फादर भी कर सकते हैं, तो एनीबडी कैन डू दिस। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, और कुछ और पार्ट है जो हम शायद नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। राइट सर, वो बेटर रहेगा, एंड नेक्स्ट सेशन में हम बाकी का पार्ट कवर करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। I hope there are no other questions as of now. Dr. Pradeep, so far no, and I invite all the questions even in the offline so that we can take it on the next session as well. Fair enough. info@imthebestmom.com. Thank you. Thank you, Dr. Anuj, for a wonderful moderation. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night, sir.